59 मार्क की उधेड़ बूंद। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे वृषांक और विशाल मार्क से बात कर और उसे अपने जवाब कल 10 बजे तक देने का कहकर निकल गए थे। वहीं विशाल वृषांक को छोड़ अपने घर के लिए निकल जाता है, जहां भाव्या उसका इतनी देर तक इंतजार कर रही थी। ये देख वृषांक को अच्छा भी लगा और वो डर भी गया था कि अब भाव्या उसके घाव को देख लेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। भाव्या उसके घाव देख घबरा गई, तो वृषांक ने उसे समझाया। फिर भाव्या ने उसके घाव पर दवाई लगाई, जिसके बाद दोनों ने कुछ क्वालिटी टाइम साथ बिताया। अब आगे एक लंबी और पैशनेट किस के बाद भाव्या शर्मा कर अपने कमरे में भाग गई, जिसे देख वृषांक हंस देता है और अपने आप से कहता है, ये पागल लड़की हमेशा ऐसे ही भाग जाती है। फिर उसके कमरे के दरवाजे को देखते हुए कहता है, लेकिन मुझे यही पागल लड़की पसंद है एंड आई लव हर अलॉट। ये बोल वो मुस्कुराने लगता है और अपने ही बोले शब्दों से हैरान हो जाता है और दोबारा दोहराते हुए कहता है, क्या ये मैं क्या कह रहा हूँ? क्या सच में मैं भाव्या से प्यार करने लगा हूँ? ये बात बोलते ही उसके दिल को काफी अच्छा महसूस हुआ था। ये देख वृषांक आखिरकार अपने दिल की बात को मानता है और अपने आप से ही कहता है, हाँ मैं भाव्या से प्यार करने लगा हूँ। ये बोल वो वापस से मुस्कुरा देता है। आज उसे काफी अच्छा फील हो रहा था। उसका तो मन हो रहा था कि वो सबको जोर जोर से चिल्लाकर बता दे कि वो भाव्या से प्यार करता है। वही भाव्या का हाल भी वृषांक से कुछ अलग नहीं था। वो जाते ही अपने कमरे को बंद कर दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई और अभी अभी जो हुआ उसके साथ उस बारे में ही सोच रही थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो अभी बाहर ही आ जाएगा। ये एक अलग एहसास था जो आज भाव्या ने महसूस किया था। उसे याद करते ही भाव्या का हाथ अपने आप अपने होठों पर चले गए। उसे अभी भी वृषांक की किस फील हो रही थी, जिसे फिलकर वो शर्म से लाल हो गई और जल्दी से बाथरूम की ओर भागी। वहां जाकर अपने आप को आईने में देखने लगी। उसने नोटिस किया कि उसके पिंक लिप्स किस करने की वजह से लाल हो गए हैं। ये देख भाव्या अपने आप से कहती है, हे भगवान मेरे लिप्स तो कितने रेड हो गए हैं। इतना पैशनेट किस कौन करता है? अब मैं कल सबको फेस कैसे करूंगी? ये वृषांक भी ना। ये बोल वो वृषांक पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन फिर उसके अंदर से आवाज आती है, भाव्या तुझे उसे कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तू भी तो उसे उतनी ही पैशनेटली किस कर रही थी ना। ये सोच वो फिर से अपने आप को ही देखकर शर्मा गई और अपने आप से बात करते हुए कहने लगी, इस किस का मतलब है? वो भी मुझसे प्यार करता है, उसके मन में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। ये सोच सोचकर ही भाव्या का तो नाचने का मन हो रहा था। अगर रात ना होती और सब सो ना रहे होते तो शायद भाव्या ऐसा करने में जरा भी नहीं हिचकिचाती, लेकिन अभी तो शिवाय खुद ही खुश होने की कुछ नहीं कर सकती थी और आकर अपने बेड पर लेट गई और वृषांक के बारे में सोचते सोचते ही सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ माँ काफी रात में आज घर गया था। पूरे रास्ते वो इस उधेड़-बुन में था कि वो वृषांक का प्रपोजल एक्सेप्ट करे या नहीं। इसी सोच में वो अपने घर पहुंचा और जैसे ही दरवाजा खुला एक उल्टा हुआ चप्पल उसके पास आकर गिरा, जिसे देख मार्क वृषांक के बारे में सोचना छोड़ सामने देखने लगा। और जो नज़ारा सामने दिखा उसे देखकर तो मार्क की हवाएं उड़ने लगी थी। सामने रोजी मार्क की वाइफ गुस्से से अपने कमर पर हाथ रखे मार्क को ही घूर रही थी। ये देखकर मार्क हैरान था। वहीं रोजी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, यू सिली मैन, ये कोई वक्त है घर आने का? रात के 3 बज रहे हैं, कहाँ रह गया था तुम? कहीं तुमने कोई दूसरी लड़की तो नहीं पटा ली? जिस पर मार्क अपने बीवी के पास आते हुए उसे प्यार से कहता है, अरे मेरी ब्यूटीफुल वाइफ रोजी, मैं तो काम ही कर रहा था। और जहां तक दूसरी लड़की का सवाल है, जब मेरे पास तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी पहले से ही है तो मैं भला क्यों दूसरी जगह मुंह मारूंगा? ये सुन रोजी शर्मा जाती है। भाई अपनी तारीफ किसे पसंद नहीं होती, तो रोजी कोई दूसरे ग्रह से थोड़ी ही आई थी। वहीं जब रोजी अपने सिर उठाकर मार्क को देखती है तो हैरान हो जाती है। मार्क का पूरा मुंह सूज गया था, उसे जगह जगह चोटें लगी थी। ये देखकर रोजी चिंता भरे स्वर में कहती है, मार्क ये कैसे हो गया? क्या तुम आज फाइट किया था? और ऐसा कौन पैदा हो गया जो तुम्हें इतना चोट दिया? ऐसा चोट तो तुम्हें सिर्फ एक ही बार लगा था ना, जब तुम वृषांक भाई से लड़ा था। जिस पर मार्क को एक बार भी ना चाहते हुए भी वृषांक के बारे में सोचने लगता है, जिसे सोचते ही वो वापस सीरियस हो जाता है और अपने ख्यालों में रहते हुए ही कहता है, हाँ रोजी, आज मेरी फाइट हुई थी और आज मैं एक शेर से लड़ा था। ये सुन और देखकर रोजी समझ जाती है मार्क आज काफी डिस्टर्ब है, तो वो उसे गले लागते हुए कहती है, बेबी सब ठीक हो जाएगा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। जिस पर मार्क कहता है, नहीं बेबी, तुम जाकर सिर्फ आराम करोगी, तुम्हारा ये 8वां महीना चल रहा है ना, तुम्हें मेरे इंतजार नहीं करना चाहिए, तुम क्यों नहीं सुनती हो मेरी बात? दरअसल रोजी 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। रोजी मार्क के बचपन की दोस्त थी, दोनों ही अनाथ थे और एक दूसरे से अनाथ आश्रम में मिले थे, तब से दोनों साथ रहते थे और ये साथ कब प्यार में बदला किसको पता ही नहीं चला। और 2 साल 4 साल पहले मार्क ने रोजी से शादी कर ली थी, जिससे उन्हें एक 3 साल का बेटा विक्टर था। मार्क की बात सुन रोजी को ना चाहते हुए भी आराम करने
जाना पड़ा। कुछ देर बाद मार्क आकर बेड पर लेट गया। वो अभी भी किसी सोच में था। वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या करे। उसे परेशान देख रोजी उससे पूछती है, मार्क क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों है, कोई बात हुआ है क्या आज? जिस पर मार्क उसे आज हुई पूरी घटना और फिर वृषांक से बातचीत बता देता है, जिसे सुन रोजी भी हैरान हुए बिना रह नहीं पाती और मार्क से कहती है, क्या तुम सही से सुना था उस लड़के का नाम? उसने अपना नाम वही बताया था। जिस पर मार्क कहता है, हाँ मैंने सही सुना था, उसने तो अपना कार्ड भी मुझे दिया था। ये सुन रोजी पूछती है, तो अब क्या सोचा है तुमने? जिस पर मार्क कहता है, वही तो मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या करूँ। मेरा मन कह रहा है कि मैं ये ऑफर मान लूँ, लेकिन दिमाग मना कर रहा है। ये बोल वो वापस सोच में गुम हो जाता है। उसे परेशान देख रोजी कहती है, मार्क तुम ज्यादा टेंशन मत लो और आराम करो। बाकी रही उस ऑफर की बात, तो मार्क तुम जो भी चुनोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुन मार्क रोजी को गले लगा लेता है और दोनों नींद की आगोश में चले जाते हैं। अगले दिन की सुबह वृषांक और भाव्या दोनों के लिए ही काफी अच्छी थी, क्योंकि कल रात दोनों ने ही जबानी ना सही लेकिन एक दूसरे को अपने एक्शंस से ये एहसास करा दिया था कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिससे आज दोनों ही काफी खुश थे। लेकिन भाव्या को तो अब वृषांक के सामने जाने में भी शर्मा रही थी। कल रात जो हुआ उसके बाद वो कैसे वृषांक को फेस करेगी, वही वृषांक भी यही सोच रहा था। लेकिन दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब थे। वृषांक कुचा कर नाश्ते की टेबल पर आ जाता है। वो बैठा तो वहां था, लेकिन उसकी नज़र ऊपर भाव्या के कमरे के दरवाजे पर ही थी। वही भाव्या भी अपने कमरे में तैयार होकर इधर उधर घूम रही थी और सोच रही थी, कैसे फेस करूंगी विशी को, वो तो मुझे बहुत चिढ़ाने वाला है। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसे कौशल्या जी की आवाज़ आती है। वो उसे नाश्ते के लिए बुला रही थी। ये सुन भाव्या अपने आप से कहती है, चल भाव्या तैयार हो जा परेशान होने के लिए। ये बोल वो नीचे जाने लगती है। वही वृषांक जो कब से ऊपर ही देखे जा रहा था, फाइनली उसका इंतजार खत्म होता है और भाव्या अपने कमरे से बाहर निकलती है। ब्लू कलर की सूट में वो काफी खूबसूरत लग रही थी और आज तो वृषांक को भाव्या वैसे ही कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मोहब्बत के एहसास के बाद दिलबर के दीदार की बात ही कुछ और होती है। उसे देखते ही मन में एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने मूविंग व्हील पर बैठा दिया हो। वृषांक को भी अभी कुछ कुछ ऐसा ही फील हो रहा था। वो भाव्या को प्यार भरी नजरों से बस देखे ही जा रहा था। वही भाव्या को भी एहसास था कि वृषांक उसे देख रहा था, जिसे एहसास करते ही उसका चेहरा शर्म से और ज्यादा लाल हुए जा रहा था, जिससे उसकी खूबसूरती और बढ़ रही थी। वही वृषांक भाव्या को देखने में इतना बिजी हो गया था कि उसको होश तब आया जब भावेश जी ने उससे पूछा, अरे वृषांक बेटे, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? कौशल्या जी चोट का नाम सुनते ही किचन से बाहर आती है, वृषांक को देखती है और देखते ही उसके पास जाते हुए पूछती है, विशी ये चोट कैसे लगी तुम्हें? क्या तुम्हें किसी ने मारा है? कौशल्या जी की अपने लिए इतनी फिर देख वृषांक का मन भर आता है। वो कौशल्या जी से कहती है, नहीं आंटी, मुझे किसी ने नहीं मारा है, बस कल वो जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ के मालिक को कुछ लोग परेशान कर रहे थे, तो मैंने उन्हें उनसे बचाया था, बस उसी में ये चोट लगी है। आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुन कौशल्या जी थोड़ी रिलैक्स होती है तो भावेश जी पूछते हैं, वृषांक एक बात बताओ, मैं तुम्हें जो सैलरी देता हूँ उससे तो तुम अच्छे से यहाँ रह सकते हो, फिर तुम्हें ये जॉब करने की क्या जरूरत है? ये सुन वृषांक अंदर ही अंदर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर अपने आप को शांत करते हुए कहता है, अंकल मुझे अपने माँ पापा के लिए घर खरीदना है ताकि मैं उन्हें वो घर दे सकूं। मेरे माँ बाप का हमेशा से एक सपना था कि उनका अपना एक घर हो, लेकिन मुझे अच्छे से पढ़ाने और पालने के चक्कर में उनका वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाया, तो बस उन्हीं के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि उन्हें एक घर दे सकूं। ये सुन सब वृषांक को देखने लगते हैं तो भावेश जी कहते हैं, वृषांक ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मेरे तुम्हारे शहर में काफ़ी जान पहचान है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक घर वहाँ दे सकता हूँ। ये सुन वृषांक मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं अंकल, मैं ये अपने आप करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें अपने मेहनत की कमाई से वो घर खरीद के उन्हें दे सकूँ। ये सुन सबकी नज़रों में आज वृषांक की इज्जत बहुत बढ़ गई थी, उसकी खुददारी सबको भा गई थी। ये सुन भावेश जी उसे शाबाशी देते हुए कहते हैं, बहुत अच्छे वृषांक, मैं खुश हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छे बेटे और खुददार बेटे हो जो अपनी मेहनत से उन्हें उनका घर देना चाहते हो। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हारी सोच ऐसी है। खूब खुश रहो बच्चे और अपने माँ बाप का नाम ऐसे ही रोशन करो। वो ये सब कह रहे थे, सबकी नज़र इस वक्त वृषांक पर थी, इसलिए किसी ने भाव्या को नहीं देखा, जो वृषांक की ये बात सुन उसे कितने प्यार से देखे जा रही थी और अपने मन में कहती है, हाय विस्मयादिबोधक चिन्ह, कितना स्वाभिमानी बॉयफ्रेंड मिला है मुझे, इतना क्यूट और हैंडसम भी कि कोई भी इसके प्यार में पड़ जाए, लेकिन ये सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। ये बोल वो खुद में ही शर्माने लगती है। 60 ऑन ड्यूटी सर।
अब तक आपने पढ़ा कि कैसे वृषांक और विशाल माँ को अपनी बात बताकर और उसे कल 10 बजे का जवाब देने का कहकर निकल जाता है। जहाँ विशाल वृषांक को छोड़ निकल जाता है, वहीं भाव्या अभी भी उसका इतनी रात तक जागकर इंतजार कर रही थी और उसे जब वृषांक की चोट दिखी तो वो परेशान हो गई, लेकिन वृषांक ने उसे समझाकर शांत कराया दिया, जिसके बाद उन्होंने कुछ क्वालिटी टाइम साथ बिताया, जिसके अगले दिन दोनों ही एक दूसरे से नजरें मिलाने में कतरा रहे थे। अब आगे सब वृषांक की सोच से काफी प्रभावित हुए थे। वही भाव्या भी वृषांक को प्यार भरी नजरों से देखे जा रही थी और अपने चॉइस पर इतराए जा रही थी। वही जब वृषांक की नजर भाव्या पर पड़ी तो वो झेप गई और इधर उधर देखने लगी, जिसे देख वृषांक मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। दोनों ही नाश्ता करने के बाद कॉलेज के लिए निकल गए। कार में भाव्या वृषांक से नजरें ही नहीं मिला रही थी, या यूं कहे वो उसके कल के पैशनेट किस के बाद उसके होठों के हाल के लिए वृषांक से गुस्सा होने का नाटक कर रही थी। वही वृषांक भी सब समझ रहा था, लेकिन फिर नासमझ बनते हुए पूछता है, क्या हुआ भाव्या का, तुम मुझसे गुस्सा हो? जिस पर भाव्या उसे बिना देखे कहती है, मैं क्यों गुस्सा होने लगी? जिस पर वृषांक कहता है, तो फिर तुम मुझे देख क्यों नहीं रही हो? वैसे तुम्हारी लिपस्टिक काफी अच्छी लग रही है आज। ये बोल वो मुस्कुरा दिया। वही ये सुन भाव्या भड़क गई और मुड़कर कहने लगी, विशी तुम्हें नहीं पता मैंने ये लिपस्टिक क्यों लगाई है? जिस पर वृषांक नासमझ बनते हुए पूछता है, भला मुझे कैसे पता होगा तुमने ये लिपस्टिक क्यों लगाई है? उद्धरण चिन्ह। ये सुन भाव्या हैरान हो जाती है और कहती है, हो विशी तुम कितने गंदे हो, कल रात जो तुमने किया उसके बाद तुम ये मुझसे पूछ रहे हो? कल तुमने मुझे कितनी जोर से किस किया था कि उसके निशान अभी तक नहीं गए थे, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ये सुन वृषांक भी कहाँ चुप रहने वाला था, उसने भी भाव्या से कहा, ओ डॉट अच्छा ये सब मैंने किया? तुम तो जैसे दूध की धुली हो, तुमने भी तो मुझे कितनी जोर से किसी किया था, देखो मेरे लिप्स पर अभी भी माकस है, कितनी निर्दयी हो तुम। भाव्या ये जानते हुए भी कि मुझे चोट लगी है तुम मुझे ऐसे किस कैसे कर सकती हो? वो तो अच्छा हुआ मुझे चोट लगी थी इसीलिए किसका ध्यान उस पर नहीं गया, अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, वृषांक ने भाव्या की टिस करते हुए कहा। ये सुन भाव्या की तो हैरानी कोई ठिकाना ही नहीं रहा, वो अपने मुंह पर हाथ रखे हैरानी से वृषांक को ही देखने लगी थी, जो एक शरारती मुस्कान लिए मुस्कुराए जा रहा था। वही भाव्या को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि वृषांक उससे चिढ़ा रहा है। भाव्या अपने मुंह से हाथ हटाते हुए कहती है, विशी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। ये बोल वो वृषांक को मारने लगी, जिस पर वृषांक झुटमुट का दर्द से करहाने का नाटक करते हुए कहता है, देखो देखो दुनिया वालों कितनी निष्ठुर लड़की है, ये कल रात मेरा फायदा उठाने के बाद आज मुझे मार रही है, हे भगवान डॉट 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 बचा ले। ये सुन भाव्या और ज्यादा चीर जाती है और कहती है, विशी आज तो तुम गए। ये बोल वो उसे और ज्यादा मारने लगती है। वहीं उसका चिढ़ा हुआ चेहरा देख वृषांक को बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि इस वक्त वृषांक को भाव्या बहुत ही प्यारी लग रही थी। वहीं भाव्या उसे मारी ही जा रही थी कि तभी वृषांक ने उसका दोनों हाथ पकड़ लिया। अब भाव्या चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं वृषांक ने बड़ी ही प्यार भरे अंदाज में कहा, तुमने तो देख लिया कि मुझे कहाँ तुमने माकस दिए हैं, अब मेरी बारी है। ये बोल वो भाव्या के होठों के करीब जाने लगता है। वहीं वृषांक का ये रूप देख भाव्या तो शर्म से पानी पानी हुई जा रहा थी और अपने आप को छुड़ाते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है देखने की, मैं अपनी लिपस्टिक भी नहीं लाई हूँ और वैसे भी मैंने तो तुम्हारा उद्धरण चिन्ह। उसके आगे के शब्द भाव्या बोल ही नहीं पाई, क्योंकि वृषांक ने उसे होठों पर किस कर लिया था। ये किस इतना लाइव था कि भाव्या को इसमें वृषांक का प्यार और केयर साफ साफ पता चल रही थी। वहीं वृषांक उसके होठों को हल्के से छूने के बाद कहता है, तुम्हें मुझसे शर्माने या छिपने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बोल वो भाव्या की कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे भाव्या और वृषांक के बीच नाम मात्र की दूरी रह जाती है। ये देख भाव्या, जो वृषांक के अचानक किस से पहले ही शौक में थी, उसकी सांसें तो मानो थम सी जाती है। वही वृषांक उसे अपने करीब कर उसके चेहरे के बेहद करीब जाकर उसके कान में बहुत ही प्यार से कहता है, वैसे तुम पर ये लिपस्टिक सूट करती है। ये बोल वो हट जाता है। वही भाव्या तो अभी भी वृषांक की आवाज की खुमारी में ही थी, उससे तो ये एहसास ही नहीं हुआ कि वृषांक हट चुका है। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ, उसने अपना मुंह शीशे के साइड कर लिया और मुस्कुराने लगी। वृषांक भी मुस्कुराने लगता है। उधर मार्क नाश्ते की टेबल पर बैठा अभी भी सोच ही रहा था कि वो क्या करे और बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था, जिसे देखता देख रोजी कहती है, मार्क अगर तुम्हें करना है तो तुम वो काम कर सकते हो, मुझे पता है तुम करना चाहते हो, लेकिन डर रहे हो कि कहीं तुम वापस उसे गार्ड करने में फेल ना हो जाओ। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? ये सुन मार्क कुछ नहीं कहता, बस अपना सिर झुका लेता है। तब रोजी उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ कर कहती है, मार्क मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी उस गिल्ट में हो कि क्यों तुम उस रात वृषांक भाई के साथ नहीं थे, लेकिन मार्क तुम्हें समझना होगा कि तुम हर वक्त किसी को नहीं बचा सकते, क्योंकि तुम भी इंसान हो और अगर वृषांक जिंदा भी होते तो वो भी ऐसा ही सोचते। उद्धरण चिन्ह। ये सुन मार्क कहता है, लेकिन इससे आगे मार्क कुछ कहता उससे पहले रोजी कहती है,
मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मार्क तुम्हें गिल्ट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने मन की बात सुन और वही करो जो तुम्हें सही लगता है। ये सुन मार्क की परेशानी दूर हो जाती है और मार्क रोजी को गले लगाते हुए कहता है, थैंक यू रोजी, मेरी परेशानी को दूर करने के लिए और मेरी लाइफ में आने के लिए। तुम्हारे बिना मैं क्या करता। जिस पर रोजी इतराते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं हूँ ही इतनी अच्छी कि अगर मैं तुम्हें ना मिलती तो ना जाने तुम्हारा क्या होता। ये सुन मार्क हंसने लगता है और रोजी को किसकर अपने मंजिल की ओर निकल जाता है। वही कॉलेज पहुंच भाव्या आज कुछ अलग ही लग रही थी, जिसे अनूप और मुस्कान दोनों ने ही नोटिस किया, बल्कि मुस्कान ने तो पूछा भी लेकिन भाव्या ने हंसकर बात टाल दी। वही वृषांक उसे अपने काम का कहकर वहां से निकल ही रहा था जब भाव्या ने उसे रोका। वृषांक उसकी आवाज सुन पूछता है, क्या हुआ भाव्या। तो भाव्या उसे पूछती है, तुम्हारा आज काम पर जाना जरूरी है क्या, तुम्हें कितनी चोट लगी हुई है, ऐसे में तुम क्यों जा रहे हो। जिस पर वृषांक उसे समझाते हुए कहता है, भाव्या मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। ये सुन भाव्या कहता है, ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना और किसी से उलझने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत भी नहीं है, समझे। ये सुन वृषांक उसे बड़े प्यार से देखते हुए कहता है, ठीक है मैडम और कुछ। जिस पर भाव्या कहती है, और जल्दी आना, कल की तरह लेट मत होना और सेफ रहना। ये सुन वृषांक कहता है, जी मैडम मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा और रोज रोज तो मैं किसी से लड़ने नहीं लगूंगा ना, तुम परेशान मत हो, मुझे सेफ रहूंगा। ये बोल वो निकल जाता है। वही भाव्या उसे जाते हुए देखती रह जाती है। वृषांक वहां से निकल सीधा ऑफिस जाता है, जहां विशाल पहले से ही उसका ऑफिस में इंतजार कर रहा था। वही वृषांक आते ही उससे पूछता है, विशाल क्या हुआ, माँ का फोन आया। जिस पर विशाल उसे ना में सिर हिलाकर इशारा करता है। ये देख वृषांक उदास हो जाता है, उसे लगा था कि शायद माँ मान जाए। वही विशाल पूछता है, वृषांक अब हम क्या करने वाले हैं। जिस पर वृषांक कहता है, कुछ नहीं, बस वही जो हमें सोचा था, अब हमें ही उस लड़की और जमीन दोनों को शंभू दादा से छुड़वाना होगा। वो दोनों ये बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से आवाज आती है, अच्छा तो मेरे बिना ही एक्शन की तैयारी हो रही है। ये सुन दोनों पीछे मुड़ते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि पीछे मार्क खड़ा था ऑल ब्लैक सूट में, बिल्कुल किसी बॉडीगार्ड की तरह। उसे देख अगर कोई सबसे ज्यादा खुश था तो वो था वृषांक। उसके चेहरे पर मार्क को देखकर खुशी आ गई थी। वो मार्क को देखने लगता है तो मार्क वृषांक के सामने जाकर उससे कहता है, बॉडीगार्ड मार्क रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। वो इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले वृषांक ने उसे गले लगा लिया, जिसे देख विशाल और मार्क दोनों ही चौंक गए। वहीं वृषांक मार्क से कहता है, मैं बता नहीं सकता तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, थैंक यू मेरे ऑफर मानने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। ये सुन मार्क भी उसे गले लगा लेता है, जिसके बाद दोनों अलग होते हैं। तो विशाल कहता है, तो चलो चलकर उस शंभू दादा की बैंड बजाते हैं। जिस पर वृषांक कहता है, बिल्कुल, क्यों मार्क। जिस पर मार्क भी हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, बिल्कुल, और आदतन वृषांक उसके फोरआर्म्स को पकड़ लेता है। ये देखकर तो मार्क के चेहरे पर हैरान साफ साफ नजर आने लगती है, जिसे वृषांक तो नहीं लेकिन विशाल जरूर नोटिस करता है। दरअसल पिछले वाला वृषांक और मार्क काफी अच्छे दोस्त भी थे, तो वो लोग बाकी लोगों की तरह नॉर्मल शेक हैंड नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे का फार्म पकड़ते थे। वहीं ये इस वृषांक को करता देख मार्क की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो अपने आप से कहता है, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, इसे कैसे पता। मैं और वृषांक इस तरह हाथ मिलाते थे। वही वृषांक मार्क के हैरान चेहरे की तरफ ध्यान दिए बिना वहां से उन सबको चलने का कहकर खुद भी बाहर निकल जाता है। वही विशाल और मार्क दोनों ही वृषांक को देख रहे थे। विशाल सोचता है शायद उसे भी कुछ एहसास हुआ था, अब शायद मैं ही नहीं हूँ, लेकिन अभी वो इस ख्याल को छोड़कर मार्क से पूछता है, क्या हुआ, चलना नहीं है क्या। जिस पर मार्क भी उसे बस एक इत्तेफाक समझकर जाने देता है और वृषांक और विशाल के साथ चलने लगा थे। तीनों इस वक्त इतने हैंडसम लग रहे थे कि अगर लड़कियां उन्हें देख ले तो बस अपना दिल ही हार बैठे। अब देखते हैं कैसे बचता है शंभू दादा।